चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में आपके पास लिखा है ऐसा, द एग्जाम्पल ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। फिर से वही बात बोलेंगे कि जो यहाँ पे लिखा है कि मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप चाहिए, एक्चुअली आपको चाहिए सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिविएशन। ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डिविएशन शो करे वो एक सर्टेन कंपोजिशन पे मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप का फॉर्मेशन करता है। सर्टेन कंपोजिशन पे मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप का फॉर्मेशन करता है। अब पॉजिटिव डिविएशन कौन शो करता है? जस्ट आप प्रीवियस क्वेश्चन में बात किए, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो फोर्स है वो वीकर हो कंपैरिजन टू सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अगर हमारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच के फोर्स से सॉल्वेंट के बीच का फोर्स वीकर होगा तो वैसा सॉल्यूशन पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा और वो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप बनाएगा। अब आपके पास जो यहाँ ऊपर से नीचे तक फोर्स दिया गया है उसमें देखिए, लास्ट वाले ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। इथेनॉल है जिसमें H बॉन्ड होता है, लेकिन जब आप उसमें साइक्लोहेक्सेन मिला देंगे तो अब वो H बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा साइक्लोहेक्सेन के साथ। तो वैसे केस में जो फाइनल सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का फोर्स ऑफ इंटरैक्शन होगा वो सॉल्यूट के या सॉल्वेंट के फोर्स ऑफ इंटरैक्शन से वीकर होगा। तो ऐसे केस में इट शोज पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, और पॉजिटिव डिविएशन अगर शो करेगा तो ये मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ऐसे एग्जांपल्स आपको याद भी रखना चाहिए क्योंकि इन सब में हर समय है ना इतना पूरा कंसेप्ट लगा के चेक करने से अच्छा कुछ एग्जांपल्स आप सीधा सीधा भी दिमाग में रखें। क्वेश्चन नंबर 32, liquid A and B form an ideal solution in the entire composition range. At 350 Kelvin, the vapor pressure of pure A and pure B, pure A और pure B का vapor pressure दिया है। The composition of vapor in equilibrium, vapor का composition with a solution containing 40 mole% of A, जबकि लिक्विड फेज में 40 मोल% दिया हुआ है, वो आपको निकालना है। तो ये क्वेश्चन प्रीवियसली 2-3 क्वेश्चन की जैसा ही है। इन लिक्विड फेज, ध्यान रखिएगा लिक्विड फेज में हमारे XA का वैल्यू लिखा है ना कि 40 मोल% ऑफ A, तो हमें ना XA को 0.4 लिख दें तो मेरा जो XB है 0.6 आ जाए। यहां से अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ A लिखना चाहें तो P0A इंटू XA लिखें तो मेरे P0A का वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है 7 इंटू 10⁻³ और मेरे XA का वैल्यू आया है 0.4, तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2.8 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। और अगर हम यही पार्शियल प्रेशर B का निकालें, तो P0B इंटू XP ये है हम लोग का 12 इंटू 10⁻³ और मेरे XB का वैल्यू है 0.6, तो ये आ गया हम लोग का 7.2 इंटू 10⁻³। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो जाए। प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B, दोनों को ऐड करा तो 2.8 प्लस 7.2 और कॉमन में 10⁻³ बाहर आ गया, तो दैट कम्स टू बी 10 इंटू 10⁻³ एंड दिस इज 10⁻⁴। ठीक है, ऐसा इतना आ गया। ये हम लोग का प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो गया। अब आप याद करो, अगर आप बात करते हैं इन वेपर फेज, जब आप वेपर फेज में बात करते हैं तो हम लोग यूज करते हैं डाल्टन्स लॉ।
ऐसा मेरे हिसाब से आज तीसरा या चौथा क्वेश्चन है। तीसरा या चौथा क्वेश्चन आप इस कंसेप्ट के ऊपर है ना बना रहे हैं, तो अब उतना ज्यादा नहीं। अगर आप वेपर फेज में ए का लिखना चाहते हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बाय प्रेशर सॉल्यूशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना है 2.8 इंटू 10⁻³ और टोटल प्रेशर कितना हम लोग का 10 इंटू 10⁻³। तो ये दोनों कट गया, ये आ गया हम लोग का 0.28। और इसी तरह अगर आप वाई बी निकालेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी में प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना था हम लोग का 7.2 इंटू 10⁻³ और नीचे था 10 इंटू 10⁻³। सो इट इज 0.72। तो आपके ए का वेपर प्रेशर, ए का वेपर में कंपोजिशन, ए का वेपर में कंपोजिशन 0.28 है और बी का वेपर में कंपोजिशन 0.72 है। ए का वेपर में कंपोजिशन 0.28 है और बी का 0.72 कंपोजिशन है। जरा देख लीजिए, मिला लीजिए। ए है 0.28 और बी है 0.72। ए है 0.28 और बी है 0.72। दैट इज बी ऑप्शन इज देयर, बी ऑप्शन आपके पास है। तो ऐसा कुल मिला के आज तीसरा या चौथा क्वेश्चन ये है। लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन ये सब आपको दिया गया है। डाटा थोड़ा इजी था, प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा बड़ा सा कैलकुलेशन नहीं था। लिख दिया 40 मोल परसेंट। जैसे ही 40 मोल परसेंट लिखा तो हम लोग फटाक से x से 0.4 और x भी 0.6 लिख लिए और वहां से आपका कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो गया, आराम से बन गया। चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा है इन द 3 बीकर्स लेबल्ड एज x, y एंड z फॉलोइंग सॉल्यूशंस आर टेकन एंड केप्ट एट सेम टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली। बीकर x में 250 ml ऑफ वाटर है, प्योर सॉल्वेंट। बीकर y में 250 ml ऑफ 0.8 मोलर सॉल्यूशन है सुक्रोज का। सुक्रोज एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, उसको आप वाटर में डाल के रखे हैं। बीकर z में 250 ml है 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज का इन वाटर। विच अमंग द गिवन बीकर विल हैव द हाईएस्ट वेपर प्रेशर। देखिए, आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कोई लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं करना चाहिए। आपको बस यूज करना चाहिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हम लोग ऐसा प्रेशर पढ़े हैं P0A माइनस PS बाई P0A इज इक्वल्स टू XB। अच्छा, तुम इसका कंसेप्ट सीखे हो। तुम्हारा कंसेप्ट ये कहता है कि अगर हम लोग कोई ऐसा सॉल्यूट ऐड करें जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो हमारे सॉल्वेंट का ऊपरी फेस होता है उसको ऑक्यूपाई कर लेता है, उससे कम वेपर बन पड़ता है। जो हमारा वोलेटाइल सॉल्वेंट है उसका कम वेपर बनेगा और कम वेपर बनने से उसका वेपर प्रेशर कम होगा। होता ये है, होता जो है वो समझने का कोशिश करें। अगर आपका XB हायर है तो P0A माइनस PS ये हायर होगा और इसके हायर होने का मतलब है PS कम है, मतलब प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम है। जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप सॉल्यूशन में ऐड करके रखेंगे, जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप सॉल्यूशन में ऐड करके रखेंगे, सरफेस उतना ज्यादा ऑक्यूपाइड होगा, उतना कम वेपर बनेगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। देखिए P0A माइनस PS जो लिखा है ना सेकेंड लास्ट लाइन में, P0A माइनस PS वो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, प्रेशर का डिक्रीज, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, प्रेशर का डिक्रीज बहुत ज्यादा होगा। और प्रेशर का डिक्रीज ज्यादा होने का मतलब कि प्योर वेपर प्रेशर से जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो कम होगा, ज्यादा कम होगा, तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन घट जाता है। ठीक है, अब आप यहां पे अगर XYZ तीनों को देखेंगे ना, XYZ अगर तीनों को देखेंगे
तो इसमें कोई सॉल्वेंट है ही नहीं, ये प्योर सॉल्वेंट, सॉरी ये प्योर सॉल्वेंट है, इसमें कोई सॉल्यूट है ही नहीं। इसमें हमारा कम सॉल्यूट डाला हुआ है 0.8 मोलर, और इसमें सबसे ज्यादा सॉल्यूट डाला हुआ है। तो यहां अगर कोई तुमसे पूछे कि भाई हमारा वेपर प्रेशर किस ऑर्डर को फॉलो करेगा, पूछा है ना कि सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किसका होगा, तो सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर, सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर एक्स का होगा, क्योंकि उसमें सॉल्यूट है ही नहीं। उससे कम वाई का होगा, उसमें सॉल्यूट है लेकिन कम है, और सबसे कम जेड का होगा, उसमें सॉल्यूट बहुत ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर एक्स का होगा, उससे कम वाई का होगा, और सबसे कम जेड का होगा। तो सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर बीकर एक्स का होगा। कंसेप्ट समझ में आया? ठीक है ना? तो ये चीज आपको ऐसे फॉलो अप करके चलना है। क्लियर है? आगे बढ़िए। लिखा है एट रूम टेम्परेचर a dilute solution of urea is prepared by dissolving 0.6 gram of urea in 360 gram of water. If the vapor pressure of pure water at temperature is 35 mm of Hg, lowering और vapor pressure आपको बताना, lowering of vapor pressure। तो हम लोग ऐसा पढ़ रखे हैं कि P नॉट ए माइनस पी एस बाई P नॉट ए इज इक्वल्स टू एक्स बी होता है। ठीक है? और इसमें से अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि आप लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बताएं, इसका मतलब है आप P नॉट ए माइनस पी एस बताएं, और P नॉट ए माइनस पी एस का कंसेप्ट ये है कि P नॉट ए को आप एक्स बी से मल्टीप्लाई करें। अब आ जाओ, काम पर लग जाओ। आपको एक्स बी और P नॉट ए का वैल्यू चाहिए। चलो P नॉट ए हम अभी ऐसे ही रखते हैं। एक्स बी लिखने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी लिखिए बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी लिखिए। अब आप अगर डाटा को थोड़ा देख लेंगे ना, तो थोड़ा डाटा हम यहाँ पे कलेक्ट करते हैं। डाटा कलेक्शन कर रहे हैं और कुछ नहीं। आपका वेट ऑफ बी था 0.60 ग्राम यूरिया, और आपका वेट ऑफ ए था, सॉल्वेंट कितना था, तो 360 ग्राम पानी। पानी बहुत ज्यादा है, पानी बहुत ज्यादा है। ठीक है? तो यहां देखिए, ये P नॉट ए है। क्या हम इस डाटा को देख के देख रहे हैं कि WB जो है वो मेरा बहुत ही कम है WA से? इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी भी बहुत कम होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए से। तो जो नीचे का डाटा में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी लिखा है, क्या हम उसको अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए केवल लिख दें? बी काफी कम होने की वजह से हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर दिए, बी काफी कम होने की वजह से हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर दिए। तो यहाँ पे आ गया, ऊपर में तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी रहेगा। अब देखिए बच्चा लोग क्या करता है, स्टूडेंट लोग क्या सोचता है कि सर जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो ऊपर नेग्लेक्ट कर दीजिए ना। ऐसा कभी नहीं होता। आप हमेशा किसी चीज को नेग्लेक्ट करते हैं या कैलकुलेशन में लेते हैं, ये हमेशा एडिशन और सब्सट्रैक्शन के साथ होता है। ऐड कर रहे हैं तो जोड़ने वाला टर्म बहुत बड़ा या बहुत छोटा है, इसका ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि डिवीजन में आप किसी को नेग्लेक्ट कर दिए, मल्टीप्लिकेशन में किसी को आप नेग्लेक्ट कर दिए, ऐसा नहीं होता। या तो एडिशन में नेग्लेक्ट करते हैं, अगर कोई बहुत छोटा हो तो छोड़ दो। सब्सट्रैक्शन में नेग्लेक्ट करते हैं, बहुत छोटा हो तो छोड़ दो। सही है? ऐसा नहीं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आप नेग्लेक्ट करने लगिएगा, तब तो कुछ आंसर ही कभी नहीं बचेगा। अब ऊपर से एन भी हटा दिया, अगर इस कैलकुलेशन में ऊपर से एन भी हटा दिया तो निकालेगा क्या? जीरो में जीरो से मल्टीप्लाई कर जीरो निकालेगा। ठीक है? तो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए आप प्लस या माइनस में नेग्लेक्ट करते हैं। अब आप, ये P नॉट ए है, जब आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी लिख रहे हैं तो WB बाय उसका मोलर मास लिखेंगे, और जब आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए लिख रहे हैं तो WA बाय उसका मोलर मास लिखेंगे। दोनों का डाटा बहुत सिंपल है। देखिए P नॉट ए हम लोग को 35 mm लेना है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी लिखना है। देखो वेट दिया हुआ 0.60, यूरिया है 0.6, यूरिया का मोलर मास 60।
WA 360, पानी है, मोलर मास 18। आराम से इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा वही आंसर। आराम से इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा वही आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन करना है आपको, वो आप कर लेंगे। आराम से देखिए, समझिए, आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, आपके पास लिखा है रूम टेम्परेचर पे कोई हम लोग डाइल्यूट यूरिया सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं। 0.6 ग्राम यूरिया 360 ग्राम वाटर के अंदर मौजूद है। यूरिया बहुत कम है, वाटर बहुत ज्यादा है। इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट दिस टेम्परेचर इज 35 mm ऑफ Hg, आपको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालना। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर P0A माइनस PS, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालना है। ठीक है, तो P0A माइनस PS के लिए P0A को XB से मल्टीप्लाई करना है। बाकी आगे XB का कैलकुलेशन है, वो आपके सामने रखा गया। कैलकुलेशन आप लास्ट वाला खुद से कर लेंगे। सही है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपका आंसर मैच कर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 35। 35 में लिखा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन 119 टोर एंड टॉल्विन 37 टोर एट सेम टेम्परेचर। मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्विन इन वेपर फेज which is in equilibrium with solution of benzene and toluene have a mole fraction of toluene 0.5। देखिए, हम इस बार केवल डाटा इकट्ठा करेंगे और फॉर्मूला लिख के छोड़ेंगे, क्योंकि एक ही तरह का ये 5वां क्वेश्चन है। यू हैव टू फाइंड दैट, अपने से बनाना होगा। ध्यान से देखो, P0A 119 टोर, P0B 37 टोर। लिक्विड फेज में A का मोल फ्रैक्शन 0.5, तो ऑब्वियसली लिक्विड फेज में B का मोल फ्रैक्शन भी 0.5। आप यहां से प्रेशर ऑफ A फाइंड कर लिए, P0A और X से करके, दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ A। यहां से आप पार्शियल प्रेशर ऑफ B निकाल लिए, P0B और XB करके। फिर आप दोनों को ऐड कर दिए। जब आप दोनों को ऐड कर दिए तो आपको प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मिल गया, विच इज पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B। और फिर जब आप वेपर फेज में उनका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, तो जो हमारा पार्शियल प्रेशर A था उसमें प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड। जब आप वेपर फेज में B का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, तो जो पार्शियल प्रेशर B का है उसमें प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड। ये कैलकुलेशन आप खुद से कर लीजिएगा, इजी है। और 2-3 क्या बोले 4-5 क्वेश्चन इस पे हो गया है, तो आपको खुद से ही करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट, ये एक नए तरह का क्वेश्चन है आपके पास, ग्राफिकल एनालिसिस। जब आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ रहे होंगे, उस समय आपको इस तरह का ग्राफ बना के आपको बहुत कुछ समझाया गया है। आज उसी का टेस्ट आपके सामने है। आइडेंटिफाई 1, 2 एंड 3 इन द फॉलोइंग डायग्राम। आपको इसमें 1, 2 और 3 क्या है, आपको ये बताना है। देखिए, जो 2 है वो मेरा है सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। और यहां प्योर सॉल्वेंट लिक्विड फेज में है। और जो 3 है वो मेरा है सॉल्यूशन, वो भी लिक्विड फेज में है। और जहां ये आके मिल रहा है इस पॉइंट पे, अच्छा 1 जहां दिख रहा है ना, वो क्या है, तो वो फ्रीजिंग पॉइंट है। 1 तो उसके नीचे है ना, 1 तो इसके नीचे है, तो ये क्या है, तो फ्रीजिंग। सॉल्वेंट भी बोल सकते हो या सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, यहां सब दोनों जमा हुआ है। ठीक है, अब आप डाटा सबको टैली करें नीचे के दिए गए ऑप्शन के साथ, देखते कौन सा मैच करता है, देखते कौन सा मैच करता है। ठीक है, ध्यान से देखो, 1 लिखा हुआ है सॉल्यूशन ना, 1 सॉल्यूशन नहीं है। 1 जो भी है वो फ्रोजन फॉर्म में है। ठीक है, फ्रोजन फॉर्म में, क्योंकि वो फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे है, तो जमा हुआ फॉर्म में। तो आइदर बी और सी में से कुछ होना है, फ्रोजन सॉल्वेंट, फ्रोजन सॉल्वेंट। ठीक है, अब 2 क्या है, तो 2 मेरा सॉल्यूशन थोड़ी ना है, 2 मेरा सॉल्यूशन नहीं है, 2 मेरा लिक्विड सॉल्वेंट है, तो सी ऑप्शन होगा। 1 क्या है, फ्रोजन सॉल्वेंट या फ्रोजन सॉल्यूशन। 1 फ्रोजन सॉल्वेंट या फ्रोजन सॉल्यूशन। 2 क्या है, लिक्विड सॉल्वेंट। 3 क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन। कहां फ्रीज कर रहा है, चलो पॉइंट देते हैं, ए और बी लिखते हैं। ए पे कौन फ्रीज कर रहा है, सॉल्यूशन। ए पे कौन फ्रीज, बी पे कौन फ्रीज कर रहा है, लिक्विड सॉल्वेंट।
ए पे कौन फ्रीज कर रहा है? सॉल्यूशन। तो वन कौन है? फ्रोजन सॉल्वेंट या फ्रोजन सॉल्यूशन। अगर वन हम लोग ए के नीचे ले रहे हैं ना, ध्यान से सुनना, वन अगर हम लोग ए के नीचे ले रहे हैं तो वहां सॉल्यूशन भी जम चुका है, सॉल्वेंट तो जमा हुआ है ही। क्लियर है? फिर से, B is the freezing point of solvent, but B is not the freezing point of solution. A is the freezing point of solution. वन जो मेंशन है, वन कहने का मतलब हम रेड कर दे ताकि हम समझा सके। वन कहने का मतलब ये, अगर ये ए के नीचे है तो यहां सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों फ्रोजन फॉर्म में है, और अगर ये ए के ऊपर है बी तक तो वहां सॉल्वेंट फ्रोजन फॉर्म में है लेकिन सॉल्यूशन अभी तक जमा नहीं। क्लियर? सो सी ऑप्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, सी ऑप्शन एकदम सही। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। थर्टी सेवन में लिखा है, इफ मोलालिटी ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल्ड द वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। अब देखिए, जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है उसको थोड़ा समझिए। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, जो भी हमारा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है ना, डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ये सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है और उसके प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। हम आपको एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, KF इज इक्वल्स टू R टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इनटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आप इसको यूज कर सकते हैं, या फिर आप यूज कर सकते हैं मोलर मास R टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का स्क्वायर, ये मोलर मास है कैपिटल M, डिवाइडेड बाय 1000 इनटू इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन लिखना है यहां पर, डेल एच ऑफ फ्यूजन। ठीक है, ये लिखना है। अब आप इस पूरे फॉर्मूला को ध्यान से समझिए। इस पूरे फॉर्मूला में कहीं भी सॉल्यूट का कोई प्रॉपर्टी इन्वॉल्व नहीं, सॉल्यूट का कोई भी प्रॉपर्टी इस फॉर्मूला में इन्वॉल्व नहीं। सॉल्यूट कौन है, क्या है, यूरिया है कि NaCl है कि KCl है कि ग्लूकोज है, सुक्रोज है, उससे कोई मतलब नहीं। इट ओनली डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट। ये है मोलर मास सॉल्वेंट का, मोलर मास सॉल्वेंट का, ये टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का, ये इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है सॉल्वेंट का। आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, उसको कोई मतलब। तो चाहे आप मोलालिटी को डबल करें, ट्रिपल करें, कुछ भी करें, आप सॉल्यूट को बदल दीजिए, लेकिन अगर सॉल्वेंट सेम है तो याद रखिएगा KF या सेम फॉर KB, KB के लिए भी सेम कंसेप्ट काम करता है। KB इज R टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का स्क्वायर, नीचे 1000 एंड लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, या फिर दूसरा मोलर मास R टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का स्क्वायर, नीचे 1000 एंड इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो ये दोनों ही हमारे सॉल्वेंट के प्रॉपर्टी का डिपेंड करता है, ना कि किसी सॉल्यूट पे या कंसंट्रेशन के ऊपर। ये कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड नहीं करता, ये सॉल्यूट के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ध्यान रखना, डाटा सब याद रखना, फॉर्मूला याद रखोगे बहुत अच्छा है। कभी कभी है ना, आपको यही कैलकुलेट करने के लिए भी बोल दिया गया है। ठीक है, इसलिए इस पे भी ध्यान रखना पड़ता है। चलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 लिखा है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर अ सॉल्वेंट इज 4 केल्विन kg पर मोल। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट मतलब KF आपका दिया हुआ है 4 केल्विन kg पर मोल।
द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज सॉल्वेंट फॉर 0.03 मोलालिटी दिया हुआ है, कितना है 0.03 मोल पर केजी, ये मोलालिटी दिया हुआ है। हमारे पास जो सॉल्यूट है वो K2SO4 है। अच्छा, K2SO4 जब पूरी तरह से टूटेगा सॉल्यूशन में तो क्या ये 2K+ और एक सल्फेट में टूटेगा? क्वेश्चन में लिखा है एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब आप हमको सोच के बताइए कि अगर क्वेश्चन खुद ही आपको बोल रहा है कंप्लीट डिसोसिएशन, अगर बोल रहा है कंप्लीट डिसोसिएशन, तो कंप्लीट डिसोसिएशन में यहां पे 3 आयन बन रहा है, 2K+ और एक सल्फेट, तो क्या इसका वेंट ऑफ फैक्टर 3 होगा? कंप्लीट डिसोसिएशन में तो वेंट ऑफ फैक्टर नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन होता है ना, कि एक मॉलिक्यूल अगर पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाए तो जितना नंबर ऑफ आयंस वो फर्निश करेगा सॉल्यूशन में वही वेंट ऑफ फैक्टर होगा। एक मॉलिक्यूल अगर पूरी तरह से आयोनाइज होता है तो जितना नंबर ऑफ आयंस वो सॉल्यूशन में फर्निश करेगा, बनाएगा, डिसोसिएट होने के बाद देगा, वही उसका वेंट ऑफ फैक्टर होता है। तो K2SO4 में 2K+ और एक सल्फेट रिलीज होगा, तो वेंट ऑफ फैक्टर 3 है, क्योंकि क्वेश्चन लिख दिया है कंप्लीट डिसोसिएशन। अब क्या हम लोग ऐसा पढ़े हैं कि डेल TF इज इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू मोलालिटी? तो हमसे पूछा गया है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वेंट ऑफ फैक्टर के जगह 3 पुट किए, KF के जगह पे 4 पुट किए और मोलालिटी के जगह पे 0.03 पुट किए। जब हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए तो ये आ गया हम लोगों का 3 3 9 4 3 इतना आ गया 0.36। तो इतना कैल्विन मेरे मेरे फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होगा। आपसे पूछा गया था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज 0.36 कैल्विन। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज 0.36 कैल्विन। इतना हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 0.36 कैल्विन है। क्लियर है? कभी कभी क्या होता है ना, आपसे यहां तक ये तो चलिए क्वेश्चन बन गया। अब इससे हट के बात करते हैं। कभी कभी आपसे फ्रीजिंग पॉइंट पूछ लेगा, फ्रीजिंग पॉइंट निकालो। तो बहुत सारा स्टूडेंट क्या सोचता है कि जो डिप्रेशन ना ना जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, जो आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है डेल TF, वो तो एक्चुअली होता है ना टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है। अब ये मेरा मान लो 0.36 केल्विन आया है और हम यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट का प्योर सॉल्वेंट पानी ले लेते हैं, 273 केल्विन होता है फ्रीजिंग पॉइंट। और यहां से अगर आपको टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का निकालना होता तो अब आप इसको सॉल्व करते, तब आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मिलता, तब आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मिलता। अभी आप जो 0.36 निकाले हैं, अभी आप जो 0.36 निकाले हैं वो हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। क्लियर है? वर्ड्स पे ध्यान देना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल TF है 0.36, वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन नहीं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आपको ऐसे निकल। क्लियर? तो आपका आंसर आ गया भाई, वो बी वाला होगा। आगे बढ़ो। 39 में लिखा है द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 4 इक्विमोलर एक्वस सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर दिया है CBAD, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट D का। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीजिंग पॉइंट इज, करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीजिंग पॉइंट इज, याद रखना जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम होता है। मतलब कम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होता है। ठीक है सर, ये क्या बोल रहे हैं सर, हम लोग को कुछ नहीं समझ में आ रहा है। हम आपको कुछ ग्राफ पे आपको ले चलते हैं, चलिए। वैसे हम कैलकुलेशन भी कर देंगे, लेकिन आप समझिएगा थोड़ा, इसको कंसेप्ट वाइज समझना है। हम लोग
बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के लिए जब डिस्कशन कर रहे थे ना, तो हम लोग इस तरह से पढ़े थे कि देखो, ये हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, ये हमारे पास सॉल्यूशन है, ये हमारे पास प्योर सॉल्वेंट था। एक मिनट, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं। ये हमारे पास प्योर सॉल्वेंट था, ये हमारे पास सॉल्यूशन था, करेक्ट। और और जब हम लोग यहीं से पीछे बढ़े थे, याद करो पीछे बढ़े थे, तो हम लोगों के पास कुछ ये पॉइंट मिलता था जहां हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट देखते थे। जरा एक चीज ध्यान दीजिएगा, जरा एक चीज ध्यान दीजिएगा। हाँ, चलिए अब देखिए, अभी आप ध्यान से देखिए कि सॉल्यूशन का जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है, इसको आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते थे, डेल टीबी। और सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है और जो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, इसको हम लोग कहते थे डेल टीएफ, और ये कहलाता था डेल टीबी। तुम इस ग्राफ को अगर ध्यान से देखो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, देखो जैसे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट यहां बढ़ा हुआ है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट और कम है, ठीक है। अब इलिवेशन और डिप्रेशन क्या है? जिसका डेल टी बी, ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और डेल टी एफ ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इन फ्रीजिंग पॉइंट। याद रखिएगा कि जो हमारा डेल टीबी है दैट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल विथ मोलालिटी, और जो हमारा डेल टीएफ है दैट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल विथ मोलालिटी। आप जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं, जो हम लाइन लिख रहे हैं उसको बहुत बेहतरीन है, ध्यान से सुनना। फॉर मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, एम इज हाइयर, मोलालिटी उसका ज्यादा होगा। अगर मोलालिटी ज्यादा होगा तो डेल टी बी हाइयर होगा। अच्छा, डेल टी बी हाइयर होने का मतलब क्या है? राइज इन बॉइलिंग पॉइंट इज, राइज राइज इन बॉइलिंग पॉइंट इज हाइयर, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा बढ़ेगा। और डेल टीएफ भी हाइयर होगा, डेल टीएफ हाइयर, इसका मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज हाइयर। कहना ये चाहते हैं ना कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा बढ़ेगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा घटेगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा बढ़ेगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा घटेगा। अब यहां पे क्वेश्चन को इसके साथ एनालाइज करो। The order of boiling point of 4 equimolar, the order of their freezing point will be, order of their freezing point will be, बोला है बॉइलिंग पॉइंट किस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है डी का, उससे कम है ए का, उससे कम है बी का, और सबसे कम है सी का। तो याद रखना है जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है ना, उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा डिक्रीज करेगा। द ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीजिंग पॉइंट इज, उसका फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑल्सो फॉलोज द सेम ऑर्डर, फ्रीजिंग पॉइंट डी ही होगा, उससे कम ए होगा, उससे कम बी होगा, उससे कम सी होगा, ठीक है। उसका फ्रीजिंग पॉइंट इस तरह से चलेगा। तो आपको ये कंसेप्ट इस तरीके से समझना है, और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, उसको दिमाग में रखिएगा। क्लियर है? सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा है, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 62 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल
in 250 gram of water is cooled up to -10 डिग्री C। अगर उसका KF वाटर का 1.86 किलो कैल्विन kg पर मोल है, देन अमाउंट ऑफ वाटर सेपरेटेड एज। हम लोग को ये चेक करना पड़ेगा ना कि जिस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है, अगर उसके फ्रीजिंग पॉइंट में 10 का डिप्रेशन हो जाए, मतलब नया फ्रीजिंग पॉइंट -10 डिग्री C हो जाए, तो उसके लिए एज ए सॉल्वेंट वाटर कितना चाहिए, इथिलीन ग्लाइकॉल का हम लोग को यूज करना है। ठीक है, अब आप अगर इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, जो फ्रीजिंग पॉइंट हमारे सॉल्यूशन का है, वो क्वेश्चन में मेंशन है, दैट इज -10 डिग्री सेंटीग्रेड। सो जो हमारा डेल TF है, जिसको आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, क्या वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, या 10 डिग्री सेंटीग्रेड बोलो या 10 कैल्विन बोलो, जो भी बोलना बोल लो। ठीक है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 कैल्विन बोल लो। नाउ हम लोग ये सीखे हैं, बिकॉज यहाँ पे इथिलीन ग्लाइकॉल है, तो वैसे केस में वो एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो डेल TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी। ठीक है, तो डेल TF इज इक्वल टू KF का वैल्यू तो KF रहा, और मोलारिटी की जगह पे हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट, हमारा काम ये है कि सारा डाटा पुट करके वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना। तो डेल TF के जगह पे 10 है, KF के जगह पे 1 पॉइंट कितना था, KF के जगह पे 1.86 है, 62 ग्राम हमारा इथिलीन ग्लाइकॉल का वेट है, KF के जगह पे 1.86 है, वेट ऑफ सॉल्यूट इथिलीन ग्लाइकॉल 62 है, यहाँ 1000 होगा। अब हम लोग को इथिलीन ग्लाइकॉल का मोलर मास चाहिए और वेट ऑफ सॉल्वेंट हम लोग निकालेंगे। इथिलीन ग्लाइकॉल देखिए ध्यान से, इथिलीन ग्लाइकॉल फॉर्मूला होता है हम लोगों का CH2 बॉन्ड CH2, और दोनों जगह OH होता है, यहाँ भी OH और ये भी OH। चलिए आप इसका मोलर मास कैलकुलेट करें, मोलर मास समझे। तो इसका जो मोलर मास होगा, जो सॉल्यूट है उसका मोलर मास होगा, कार्बन 2 है तो 12 इंटू 2, हाइड्रोजन जोड़ लीजिए, 4 और 2 6 है, तो 6 हाइड्रोजन गुने 1, प्लस ऑक्सीजन 2 है तो 16 इंटू 2, तो ये हो गया हम लोगों का 24 प्लस 6 और प्लस 32, दिस इज ऑल्सो 62। ये भी हम लोग का 62 आया, ये भी हम लोग का 62 आया, तो आपका यहाँ मोलर मास 62 आ गया। अब ये दोनों 62 कैंसिल, आप यहां से अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे, WA निकालेंगे, तो 1.86 को 1000 से मल्टीप्लाई करें, क्या 1860 आएगा और नीचे एक 10 आएगा, 10 10 कट गया। इसका मतलब ये है कि 186 ग्राम इज वेट ऑफ सॉल्वेंट, और यहां सॉल्वेंट कौन है, पानी। 186 ग्राम इज वेट ऑफ सॉल्वेंट। जो इस पूरे प्रोसेस में जो पानी का वजन हम लोग निकाले हैं, वो सॉल्यूशन के अंदर 186 ग्राम रहेगा, लेकिन आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो 250 ग्राम पानी था। ठीक है ना, वाटर, वेट ऑफ सॉल्वेंट वाटर इन सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में रहेगा, जो सॉल्यूशन में रहेगा वो कितना है भाई, तो 186 ग्राम। सो एक्स्ट्रा वाटर will be separated, will be separated किस फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ आइस, वो जम जाएगा, इन फॉर्म ऑफ आइस वो जम जाएगा। तो टोटल मेरे पास 250 ग्राम आप लिए थे, सॉल्यूशन में 186 ग्राम रह जाएगा, तो बचा कितना आपका 64 ग्राम। 64 ग्राम वाटर आइस के फॉर्म में जम जाएगा। द अमाउंट ऑफ वाटर सेपरेटेड एज आइस दैट इज 64 ग्राम। सी ऑप्शन इज देयर। वेरी गुड क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो ये समझिए कि बोला गया है कि जो आप इथिलीन ग्लाइकॉल के बाद सॉल्यूशन बनाए हैं उसका टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट -10 डिग्री C है। अगर टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट
-10 डिग्री सी है, तो इसका मतलब नया फ्रीजिंग पॉइंट -10 डिग्री सी है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 10 है। चाहे वो डिग्री सेंटीग्रेड में लिखो या केल्विन में लिखो, वो दोनों सेम है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का डिक्रीज 10 है। बिकॉज आप इथिलीन ग्लाइकॉल बात करते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का बात करते हैं, तो वेंट ऑफ फैक्टर यहाँ 1 होगा। तो ऐसे केस में डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम यूज किए। एम मतलब मोलालिटी, मोलालिटी का फॉर्मूला यूज करके हम लोग ये पता किए कि आखिर 62 ग्राम इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ वाटर कितना चाहिए। तो भाई 186 ग्राम चाहिए, लेकिन आप तो 250 ग्राम लेके दिए, तो जो एक्स्ट्रा 64 ग्राम है वो सेपरेट हो जाएगा। और किस फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा? आइस के फॉर्म में वहां जम जाएगा, आइस के फॉर्म में वहां जम जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़िया, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा सॉल्यूशन ए बी सी एंड डी आर रिस्पेक्टिवली 0.1 मोलर ग्लूकोज, 0.05 मोलर NaCl, 0.05 मोलर BaCl2 and 0.1 molar AlCl3. Which one of the following pair is isotonic? देखो होता क्या है ना कि जो हम लोगों का ऑस्मोटिक प्रेशर है, जिसको आप ऑस्मोटिक प्रेशर पाई लिखते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू ICRT। ICRT इसमें वेंट ऑफ फैक्टर और कंसंट्रेशन टर्म, इसमें वेंट ऑफ फैक्टर और कंसंट्रेशन टर्म, ये दो टर्म पकड़िए। इसको एक साथ कहा जाता है ऑस्मोलैरिटी। मोलैरिटी के साथ आई लग जाए तो उसको कहते हैं ऑस्मोलैरिटी। फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, मान लो जैसे हमारे पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन याद रखना कि ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होने का मतलब है एट सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम रहेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। देखो आर तो सबका सेम होता है, तो पाई सेम, जैसे पाई किसका ले रहे हैं, तो पाई हम लोग ले रहे हैं ग्लूकोज का। ठीक है, तो वो मेरा वेंट ऑफ फैक्टर इंटू सी इंटू आर टी होगा। हम तो आर और टी को थोड़ी देर के लिए भूल ही जाए। अगर हम इसको आई और सी के टर्म में लिखे तो ग्लूकोज का मेरा आई वैल्यू 1 होता है, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, और उसका सी वैल्यू 0.1 है, बाकी आगे आरटी है। तो क्या हम इसको 0.1 आरटी लिख दे? लिख दो। फिर आप पाई लो NaCl का, NaCl विच इज इलेक्ट्रोलाइट, कंप्लीटली टूटेगा। NaCl 2 आयन में टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस 2 आयन में टूटेगा। उसका वेंट ऑफ फैक्टर 2 होगा, उसका वेंट ऑफ फैक्टर 2 होगा। कंसंट्रेशन क्वेश्चन में मेंशन है 0.05 और आरटी रहेगा। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे इट इज अगेन 0.1 आरटी ही आएगा। फिर आप BaCl2 ले, फिर आप यही ऑस्मोटिक प्रेशर BaCl2 का लिखे, तो BaCl2 जब सॉल्यूशन में टूटेगा 3 आयन देगा, एक Ba+2 देगा और 2 Cl माइनस देगा, एक Ba+2 देगा और 2 Cl माइनस देगा, तो 3 आयन देगा। उसका वेंट ऑफ फैक्टर 3 है। कंसंट्रेशन क्वेश्चन में मेंशन था 0.05 था, हाँ 0.05 है। आर और टी तो सेम ही है, तो ये मल्टीप्लाई होके मेरा हो गया कितना भाई? 0.15 आरटी। और फिर मेरे पास 0.1 मोलर AlCl3 है, AlCl3। तो अगर हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर AlCl3 का लिखेंगे, देन AlCl3 सोचो कितना आयन देगा? 4 आयन देगा। एक देगा एल्यूमिनियम 3+, Al+3, और 3 देगा क्लोराइड आयन, तो वो 4 आयन देगा। उसका वेंट ऑफ फैक्टर 4 है, और यहाँ पे आ रहा है 0.1, साथ में R और T, तो ये वैल्यू हो गया 0.4 RT। अब आप सबके राइट हैंड साइड पे गौर करें, किस किस का ऑस्मोलैरिटी, आरटी तो सब में सेम है, ऑस्मोलैरिटी का हम बात कर रहे हैं, I इंटू सी का बात कर रहे हैं, I इंटू सी का बात कर रहे हैं, आरटी तो सब में सेम है।
तो आप देख पाओगे कि जो आपका ऑस्मोलैरिटी ग्लूकोज का है वही ऑस्मोलैरिटी NaCl वाले में है। तो ये दोनों वैसा है जिसका पाई वैल्यू सेम है। अगर मान लीजिए यहाँ पे पाई वैल्यू का ऑर्डर लिखना पड़ता ना, तो जो हमारा ग्लूकोज का ऑस्मोटिक प्रेशर है वही ऑस्मोटिक प्रेशर मेरे NaCl सॉल्यूशन का है जो दिया हुआ डाटा है, उससे बड़ा ऑस्मोटिक प्रेशर मेरा BaCl2 का आएगा, और सबसे बड़ा ऑस्मोटिक प्रेशर मेरा यहाँ पे पाई ऑफ AlCl3 आएगा। ठीक है, तो आपसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन पूछा था जिसका पाई वैल्यू सेम हो जाए, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाए। तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम में ग्लूकोज और NaCl है, कहने का मतलब A और B है। ठीक है, ऑस्मोलैरिटी जिसका सेम होगा, जिसका I/C सेम होगा, पाई उसका सेम होता है। क्लियर है? ऑस्मोलैरिटी आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, पाई जिसका सेम होगा। आगे बढ़िए। लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 4% W/V solution of sucrose is same as 2% W/V solution of X, then the molecular mass of X आपको निकालना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो ऑस्मोटिक प्रेशर सुक्रोज का है, एक मिनट जस्ट, क्वेश्चन के हिसाब से ऐसे चलिए कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर मेरा सुक्रोज का है वही ऑस्मोटिक प्रेशर मेरा X का आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए कहीं भी इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड कोई डिस्कशन नहीं है, तो आप वेंट ऑफ फैक्टर 1 1 दोनों में मान ले। सुक्रोज में तो 1 होगा ही क्योंकि वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, और X के बारे में कोई चर्चा नहीं, तो 1 ही होगा। तो आप सीधा अगर चाहें तो लिख सकते हैं CRT, ये सुक्रोज के लिए, इज इक्वल्स टू CRT, ये किसी X के लिए। अब दोनों तरफ RT सेम है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज एंड कंसंट्रेशन ऑफ X बोथ आर सेम। सुक्रोज का कंसंट्रेशन और X का कंसंट्रेशन सेम होगा। कंसंट्रेशन सेम होने का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम जो सुक्रोज का होगा वही नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम X का होना चाहिए। अब दोनों ही केस में अगर आप चलिएगा ना, जो क्वेश्चन ऊपर दिया था उसके हिसाब से अगर आप चलिएगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सुक्रोज 4% W/V है। इसका मतलब ये है कि वेट हमारे सुक्रोज का 4 ग्राम और वॉल्यूम हमारे सॉल्यूशन का 100 ml आएगा, और जो हमारा X था वो 2% W/V दिया हुआ है। तो इसका मतलब वेट अगर X का लोगे तो 2 ग्राम आएगा, और जो हमारा वॉल्यूम है X का वो 100 ml आएगा। तो दोनों तरफ वॉल्यूम तो सेम है, दोनों तरफ ऊपर देख लो एक बार, 4% W/V और 2% W/V दिया हुआ है, तो दोनों ही तरफ हमारा वॉल्यूम तो सेम है। तो तुम अगर चाहो तो यहाँ प्रोसेस करने के लिए ये इक्वेशन 1 है। ओके, इस इक्वेशन 1 में तुम अगर चाहो तो दोनों तरफ वॉल्यूम को कट कर दो, या दोनों तरफ 100 ml लिखोगे तो भी कट जाएगा। इसका मतलब ये है, सो इक्वेशन 1 से आपको पता चल गया कि नंबर ऑफ मोल्स जो सुक्रोज का आएगा वही नंबर ऑफ मोल्स मेरे X का भी होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स कैसे लिखेंगे? वेट ऑफ सुक्रोज बाय मोलर मास ऑफ सुक्रोज, और इधर लिखेंगे वेट ऑफ X बाय मोलर मास ऑफ X। याद रखिएगा यही मोलर मास X आपको निकालना है, यही मोलर मास X आपको निकालना है। तो यहीं से थोड़ा राइट में चलते हैं, नीचे जगह नहीं है, यहां देखिए। तो वेट ऑफ सुक्रोज कितना है भाई? 4 ग्राम, और सुक्रोज ग्लूकोज सुक्रोज, ठीक है। तो ग्लूकोज सुक्रोज उसका मोलर मास कितना रहता है?
हमारा शुगर है, शुगर से हमारा ग्लूकोज, सुक्रोज ये सब बनता है, तो सुक्रोज का मोलर मास कितना? तो सुक्रोज का मोलर मास अगर आपको मान लीजिए हमको निकाल के दिखाना पड़ेगा, हो सकता है आपको याद है नहीं। तो फॉर्मूला इज C12H22O11, C12H22O11। तो कार्बन का हो गया 12 × 12, हाइड्रोजन का 1 × 22 एंड ऑक्सीजन का 16 × 11। जब आप सबको अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट कीजिएगा ना, इट इज अबाउट टू बी 322 ग्राम, 342 ग्राम। ठीक है, ये सुक्रोज का मोलर मास है। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में 342 लिख दिए, राइट हैंड साइड में यहाँ 2 है, और मोलर मास एक्स का हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो यहां से अगर मोलर मास एक्स आप लिखते हैं तो ये हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ 342 डिवाइडेड बाई 4। 2 से ये 4 कटा 2 बार में, और फिर 2 से 340 ये कट गया 171। तो मोलर मास ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू 171 ग्राम पर मोल, 171 ग्राम पर मोल, 171 ग्राम पर मोल। ठीक है, 171 ग्राम पर मोल। जरा देख लीजिए एक बार। 171 ग्राम पर मोल, ये ए ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, ये ए ऑप्शन। तो आपको पूरा पैटर्न समझना होगा। जैसे ही कोई क्वेश्चन तुमसे ये कह देना कि हाँ भाई यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो सब आइसोटोनिक है, दोनों का प्रेशर, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, इसका मतलब आइसोटोनिक है। ठीक है, तो वैसे केस में आपको ये सब चीज इस तरीके से प्रोसेस करना होगा। आइसोटोनिक है, प्रेशर को सेम करना है, और वहां से सारा कैलकुलेशन आगे प्रोसीड करना है। ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपको करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में 43 लिखा है 6 ग्राम ऑफ ए कंपाउंड exert the same osmotic pressure as that of 0.05 molar glucose solution. Find out the molecular formula of the compound if empirical formula of non-electrolyte is thus. सबसे पहले हम फिर से एक चीज अब शॉर्टकट में जाना चाहेंगे। फॉर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए पाई 1 और पाई 2 दोनों बराबर है। इसका मतलब C1RT और C2RT दोनों बराबर होगा, दोनों तरफ RT कैंसिल। इसका मतलब कंसंट्रेशन 1 और कंसंट्रेशन 2 बराबर होगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखता है वो इस तरीके से मेंशन है, क्वेश्चन में इस तरीके से डाटा मेंशन है कि जो दोनों जगह का कंसंट्रेशन है सेम है, आपको वॉल्यूम दोनों जगह सेम लेना है। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ये दोनों सेम होगा, तो दोनों जगह का वॉल्यूम कैंसिल। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में 1 लीटर लोगे तो राइट हैंड साइड में भी 1 लीटर होगा, तो N1 इज इक्वल्स टू N2। जरा गौर करो, जरा गौर करो। तुमको 6 ग्राम लेना है किसी अननोन कंपाउंड का और 0.05 मोल लेना है। यहाँ M जो लिखा है, जब ये लिखा है 0.05 M, तो इसका मतलब है 0.05 मोल इन 1 लीटर, मोल पर लीटर। तो आपको अगर मोल चाहिए तो 0.05 मोल लीजिएगा ग्लूकोज। 0.05 मोल ग्लूकोज को 6 ग्राम कंपाउंड के मोल से इक्वेट करना है। तो जब आप 6 ग्राम कंपाउंड के मोल को फाइंड आउट करेंगे तो 6 ग्राम उसका वेट हो गया, और उसका मोलर मास हम लोग लिख दिए, मान लो एक्स नाम से, और ये 0.05 मोल ग्लूकोज के बराबर है। राइट हैंड साइड में मोल ही है, तो आपके पास मोलर मास ऑफ एक्स का वैल्यू हो गया 6 डिवाइडेड बाई 0.05। ये कितना आ गया, ऊपर चले जाओ,
डबल जीरो आ जाएगा, 600/5, दैट इज 120 ग्राम पर मोल। ये मोलर मास है। हमारे उस कंपाउंड का मोलर मास आ गया है 120 ग्राम पर मोल। अब थोड़ा क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग उसका इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो रिलेशन पढ़े उसको यूज करेंगे। हम लोग क्या पढ़े हैं, हमारे पास जो कंपाउंड था उस कंपाउंड का मोलर मास आ चुका है 120। अब उसका इंपीरिकल फॉर्मूला क्या है, उसका इंपीरिकल फॉर्मूला है इंपीरिकल फॉर्मूला कितना है भाई, CH2O। CH2O। तो इसके इंपीरिकल फॉर्मूला का मास क्या है, इंपीरिकल फॉर्मूला मास कार्बन का 12, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 × 2, 1 × 2 और ऑक्सीजन का 16। क्या ये सॉल्व करके 30 आ रहा है, बिल्कुल 30 आ रहा है। अब आप याद कीजिए इंपीरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप कैसे बनाते थे, इंपीरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप कैसे बनाते थे। तो उसके लिए आप निकालते थे, आप ऐसा पढ़े थे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू इंपीरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड विथ इंटीजर n, इंपीरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड विथ इंटीजर n। और देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो इधर n लिखा हुआ है ना, ये सब जो n लिखा हुआ, लेफ्ट हैंड साइड में जो n लिखा हुआ है अभी आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में जो n लिखा हुआ वो मोल है, राइट हैंड साइड में जो n आ रहा है वो इंटीजर है। हम इसीलिए हम आपको जब पढ़ाना स्टार्ट किए थे सॉल्यूशन, उस समय हम आपको बोले थे कि चैप्टर थोड़ा सा इसलिए टिपिकल है क्योंकि इसमें मोल कॉन्सेप्ट को सॉल्यूशन चैप्टर के साथ मर्ज कर दिया गया है। अब ये जो राइट हैंड साइड में आप डिस्कशन देख रहे हैं वो मोल कॉन्सेप्ट है, इंपेरिकल फॉर्मूला दे दिया है, मोलर मास दे दिया है और आपसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला को इंटीजर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये n इंटीजर होता क्या था, तो जो हम लोगों का मोलर मास आता था उसमें हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड करते थे, इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो अभी आपका मोलर मास 120 आया है, इंपेरिकल फॉर्मूला मास 30 आया है, तो आपके इस n का वैल्यू 4 है। अब आप फाइनल आंसर तक पहुंच रहे हैं। तो फाइनली अब आप लिखने वाले हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इंपेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड विथ 4। इंपेरिकल फॉर्मूला है CH2O, इसको 4 से मल्टीप्लाई किए तो कार्बन 4, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4। ये आपका फाइनल आंसर है, कार्बन 4, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4। थोड़ा इसको छोटा करके सब चीज को एक साथ देख ले, देखिए ध्यान से। आगे ये पूरा प्रोसेस है, कार्बन 4, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4, दैट डी ऑप्शन इज देयर। बट प्रोसेस को समझने का कोशिश करो, न्यूमेरिकल बनना नहीं बनना ये सब एक अलग बात है, आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए मेथड पे, प्रोसेस पे। क्वेश्चन बोला 6 ग्राम किसी कंपाउंड का है और वो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट करता है जैसा कि 0.05 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन करता है। तो अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो यहां से हम लोग एक एक लाइन धीरे धीरे, यहां से एक एक लाइन धीरे धीरे बढ़ते गए और अल्टीमेटली हम लोग यहां तक पहुंचे कि भाई नंबर ऑफ मोल्स दोनों का सेम होगा। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ मोल्स को सेम किए तो 6 ग्राम डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास x मान लिए, और राइट हैंड साइड में ग्लूकोज का मोल था 0.05, तो वहां से मोलर मास x आया, उस कंपाउंड का मोलर मास आया 120। अब यहां तक तो सॉल्यूशन चैप्टर चला। अब उसके बाद राइट हैंड साइड का जो प्रोसेस है वो मोल कॉन्सेप्ट है। कंपाउंड का मोलर मास मेरा 120 है, कंपाउंड का मोलर मास मेरा 120 है, इंपेरिकल फॉर्मूला CH2O दिया है तो वहां से इंपेरिकल फॉर्मूला का मास निकाले।
जब आपका इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकल गया, इंपेरिकल फॉर्मूला से मास निकाले, कार्बन 12 हाइड्रोजन 1 × 2 ऐसा करके, तो 30 आया। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंपेरिकल फॉर्मूला के साथ रिलेट होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू इंपेरिकल फॉर्मूला इनटू n, वेयर n इज द इंटीजर। इस इंटीजर को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो मोल कॉन्सेप्ट में सीखे थे कि जो भी हमारा मोलर मास होता है उसमें इंपेरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड करके हम लोग वो इंटीजर निकालते हैं। तो मोलर मास मेरा 120 आ चुका है सॉल्यूशन चैप्टर के कॉन्सेप्ट से। इंपेरिकल फॉर्मूला मास 30 आ गया है, डिवाइड किए तो 4 आया। और फाइनली जब हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला में 4 से मल्टीप्लाई किए तो फाइनली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया C4H8O4। तो यही इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। आपको चैप्टर्स के अंदर कॉन्सेप्ट को मिलाना पड़ता है। एक अकेला चैप्टर खाली सॉल्यूशन पढ़िएगा, अधूरा ज्ञान रह जाएगा। आपको मोल कॉन्सेप्ट एकदम पैरेलल में लेके इसके अंदर चलना पड़ता है। ठीक है, चलो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 44 है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज यूज्ड, osmotic pressure method is used to determine molar mass of protein. Osmotic pressure method is used to determine molar mass of protein, macromolecules like polymers, biomolecules etc. क्यों? इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का मोलर मास निकालने में ऑस्मोटिक प्रेशर का सहारा क्यों लिया जाता है? देखिए, एक तो हम ये कहेंगे कि जितना भी ये सब बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल है ना, उसको अगर आप हाई टेम्परेचर पे ले जाएंगे ना तो वो टूटने लगता है। और जब कोई मॉलिक्यूल बीच से टूट जाएगा तो आप उसका परफेक्ट मोलर मास कैसे निकाल पाइएगा? तो हाई टेम्परेचर पे ऑस्मोटिक प्रेशर, हाई टेम्परेचर पे ये जितना भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, जिसको आप बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स कहते हैं, वो बीच से टूट जाएगा या कहीं से टूट जाएगा, तो डिसोसिएट होने के बाद उसका परफेक्ट मोलर मास नहीं निकल पाता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर का सबसे अच्छा बात यह है कि ये लो टेम्परेचर पे कैलकुलेशन कराता है। तो आपको अगर यहाँ पे ऑप्शंस चुनना पड़े ना, तो सबसे बेटर ऑप्शन जो इस बात को आपको ज्यादा वेरीफाई कर रहा है, उसमें ए और सी हमको दो चीज दिखाई दे रहा है, लेकिन ज्यादा बेहतरीन तरीके से सी लिखा हुआ है, These are not stable at higher temperature. ये जो बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स है वो हाई टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होता एंड है पुअर सॉलिबिलिटी, और वो पानी में घुलता भी कम है। अगर पुअर सॉलिबिलिटी है तो घुलने की वजह से, कम घुलने की वजह से जो बाकी मेथड्स है मोलर मास निकालने का, जैसे एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, इन सबका उतना ज्यादा परफेक्ट आंसर नहीं आता। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर में कम टेम्परेचर पे भी बात होता है, मॉलिक्यूल्स टूटता भी नहीं है, और कैलकुलेशन भी आपका ज्यादा परफेक्ट हो पाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज देयर। इसके साथ अगर मल्टीपल चॉइस बात हो ना तो ए भी हम मानेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर का कैलकुलेशन आप रूम टेम्परेचर पे करते हैं, रिलेटिवली लो टेम्परेचर पे करते हैं, तो ए भी चलेगा, सही है, लेकिन सी इज मोर ज्यादा ज्यादा एप्रोप्रिएट बोलो। क्लियर है, आगे। क्वेश्चन नंबर 45 लिखा है, रिवर्स ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस। रिवर्स ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस, इसमें क्या क्या होता है रिवर्स ऑस्मोसिस में? याद कर लीजिए, आपको थ्योरी में पढ़ाया गया था। जब हमारे पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से एक तरफ सॉल्यूशन और एक तरफ प्योर सॉल्वेंट होगा, सॉल्यूशन की तरफ का प्रेशर इतना लगे जो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो, सॉल्यूशन की तरफ का इतना प्रेशर लगे जो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट साइड में होने लगता है, या मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ होने लगता है। इस फेनोमेनन को आप रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। यह आपको चैप्टर्स के अंदर जब पढ़ाया जा रहा था उस समय डिटेल में बताया गया है। अब आप उसी पॉइंट को ध्यान में रख के आप देखिए यहां कौन सही कौन गलत है। लिखा है फर्स्ट में, इन विच अप्लाइड प्रेशर टू द सॉल्यूशन साइड इज लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, एकदम सही है। जो हमारा अप्लाइड प्रेशर है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होता है। बी में लिखा है, इन विच सॉल्वेंट मूव्स फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, बिल्कुल सही। हाई कंसंट्रेशन साइड से लो कंसंट्रेशन साइड की तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो होता है।
सी में लिखा है विच इज यूज्ड फॉर डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। ये भी सही है कि सी का जो खारा पानी होता है उसको है ना पीने लायक पानी में बदलने के लिए हम लोग इस पर्टिकुलर रिवर्स ऑस्मोसिस का सहारा लेते हैं। तो सारा का सारा सही है, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ठीक है, सब सही है, ये चीज ऐसे चलता है। चलो थोड़ा और आगे बढ़े। लिखा है द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन of a weak electrolyte AXBY is related to Van 't Hoff factor I is given by the expression। सबसे पहले हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और Van 't Hoff फैक्टर के बीच रिलेशन लिखना चाहेंगे। क्या पढ़े? अल्फा इज इक्वल्स टू I-1 बाई N-1, या फिर आप इसी में पढ़े हैं 1 - I बाई 1 - N। ये दोनों सही है, वो माइनस साइन ऊपर नीचे कर लिया गया, बस हो गया। इसमें बस हम आपको एक चीज याद दिलाना चाहेंगे, इसमें एन किसको स्टैंड करता है? इसमें एन स्टैंड करता है वेर एन इज नंबर ऑफ आयंस गिवन बाय वन मॉलिक्यूल आफ्टर डिसोसिएशन। यहां एन स्टैंड करता है नंबर ऑफ आयंस गिवन बाय वन मॉलिक्यूल आफ्टर डिसोसिएशन। ठीक है, तो बस आप AXBY को तोड़िए। देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, AXBY जब टूटेगा तो क्या वो X नंबर ऑफ A प्लस वाई एंड Y नंबर ऑफ B माइनस एक्स का फॉर्मेशन करेगा? AXBY जब टूटेगा तो वो X नंबर ऑफ A प्लस वाई और Y नंबर ऑफ B माइनस एक्स तोड़ेगा। सो एक AXBY गिव्स X प्लस वाई आयंस। एक AXBY जो है जब टूटेगा तो वो X प्लस वाई आयंस देगा। तो जहां N दिखाई दे रहा है ना आपको इक्वेशंस में, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, इस इक्वेशन 1 में जहां N दिखाई दे रहा है वहां X प्लस वाई यूज करो, जहां N दिखाई दे रहा है वहां X प्लस वाई यूज करो। अब सर I-1 ले कि 1 - I ले, तो ऑप्शन ऊपर देख लीजिए, ऑप्शंस में I-1, 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 I-1 चारों में लिखा है। तो I-1 वाले इक्वेशन को यूज करेंगे, सिंस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल्स टू I-1 बाई N-1, और N के जगह लिख दिए हैं I-1 और N के जगह लिख दिए हैं X प्लस वाई माइनस 1। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन इज देयर, I-1 बाई X प्लस वाई माइनस 1, I-1 बाई X प्लस वाई माइनस 1। सही है, एकदम आराम से सोचिए और समझ के आंसर देने का कोशिश करें। क्लियर है? हमेशा जो टर्म्स आपको पढ़ाया जाता है, जब आप थ्योरी में कोई चीज पढ़ते हैं ना, तो उसका जो लॉजिक है, उसका जो टर्म का मीनिंग है, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। यहां जो भी आप में से स्टूडेंट इस एन का मतलब खुद से जानते होंगे, वो खुद भी बना सकते हैं। बस AXBY को तोड़ना है और एन का वैल्यू देख के इक्वेशन जो हम लोग पहले से पढ़ के रखे थे उसमें पुट करना है। क्लियर है? सही। 47 लिखा, Van 't Hoff factor for 0.1 molar BaNO3 whole 2 solution is 2.74। the degree of dissociation। देखिए भाई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल्स टू, चलिए हम लोग यूज कर लेते हैं I-1 बाई N-1 को। तो आपको अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, आपको Van 't Hoff फैक्टर क्वेश्चन में दे ही दिया है। चलिए क्वेश्चन, इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, आपके इस Van 't Hoff फैक्टर का वैल्यू है 2.74, और जब आप BaNO3 होल 2 को तोड़ेंगे तो आपके पास बनेगा Ba+2 आयन और साथ में बनेगा 2 नाइट्रेट आयन NO3 माइनस, Ba+2 आयन और साथ में बनेगा 2 नाइट्रेट आयन NO3 - 2 आयन। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर नंबर ऑफ आयंस आपसे कोई पूछ ले तो दैट नंबर ऑफ आयन इज 3, दैट नंबर ऑफ आयन इज 3। बस दोनों को उठा के इक्वेशन 1 में यूज कर लो।
सो इक्वेशन 1 बिकम्स, तुम्हारा इक्वेशन 1 हो जाएगा दैट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी इक्वल्स टू 2.74 -1, नीचे n के जगह पे 3 -1, ऊपर आ गया कितना जी 1.74 और नीचे कितना आ गया 2, 1.74 में 2 से डिवाइड कर दो 0.87, 0.87, और अगर आप इसी को परसेंटेज में बदलेंगे देन इट इज 87%, देन इट इज 87%। सो आपके पास ऑप्शन कुछ देखो कुछ होगा, दैट इज बी ऑप्शन इज देयर, 87%। कैलकुलेशन को एकदम आराम से दिमाग में जगह दीजिए, समझिए। वेंट ऑफ फैक्टर 0.1 मोलर BaNO3 होल 2 का निकालना था, जिसका वैल्यू 2.74 है, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना था। तो अल्फा इज इक्वल्स टू I - 1 by N - 1 या फिर 1 - I by 1 - N, जो जैसे बनाना है, दोनों में से कोई भी इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में I दिया था 2.74, BaNO3 होल 2 जब टूटेगा तो Ba + 2 आयन और 2 नाइट्रेट आयन बनेगा, तो N का वैल्यू 3। अब इन दोनों डाटा को जब हम लोग अल्फा के इक्वेशन में पुट कर दिए, देन अल्फा आया 0.87, अल्फा आया 0.87 और उसी का परसेंटेज में वैल्यू है 87%। अल्फा आया 0.87, परसेंटेज में वैल्यू है 87%। क्लियर है? चलो आगे बढ़ो। लिखा बेंजोइक एसिड अंडरगोज डाइमराइजेशन। आप सबको इस वर्ड डाइमराइजेशन को पहचानते होंगे। डाइमराइजेशन का मतलब है कि वहां पे दो दो मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट हो रहा है। ये केस है एसोसिएशन का, जिसमें दो दो बेंजोइक एसिड मॉलिक्यूल जुड़ रहा है, दो मॉलिक्यूल जुड़ के एक बन रहा है, तो N का वैल्यू 2 है। डाइमराइज N का वैल्यू 2, ट्राइमराइज N का वैल्यू 3, टेट्रामेराइज N का वैल्यू 4। तो डाइमराइज है, N का वैल्यू 2 है। डाइमराइजेशन N का वैल्यू 2। वेंट ऑफ फैक्टर रिलेटेड विथ डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, अब आपको डिग्री ऑफ एसोसिएशन पढ़ाया गया, बीटा इज इक्वल्स टू, आप याद कीजिए आप पढ़े थे 1 - I by 1 - 1 by N। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए हम दोनों तरह से इक्वेशन लिख के इसलिए दिखा रहे हैं ना कि पता नहीं आपका क्या, I - 1 by 1 by N - 1, दोनों में से कोई भी यूज कर लो। ठीक है, बस करना क्या है, आपका डिग्री ऑफ एसोसिएशन है x और आपको निकालना है वेंट ऑफ फैक्टर। डिग्री ऑफ एसोसिएशन की जगह पे x लिखिए, देखिए बस अब डाटा को यूज कीजिए। चलिए हम लोग इस यहां से लेके यहां तक के इक्वेशन को काम में लाते हैं। बीटा के जगह x लिखिए, 1 - I कीजिए और यहाँ पे 1 - 1 by N, N के जगह पे 2 लिखिए। तो आपके पास आया x 1 - I और नीचे 1/2 बचेगा। 1/2 को x से मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 को x से मल्टीप्लाई कर दो, ये x/2 हो गया। दिस इज इक्वल्स टू 1 - I। तो अगर आप यहां से I का वैल्यू लिखते हैं तो 1 - x/2, I का वैल्यू लिखते हैं देन इट इज 1 - x/2। I लेफ्ट में चला गया, x/2 राइट में आ गया, 1 - x/2, दैट इज सी ऑप्शन इज देयर, I इक्वल्स टू 1 - x/2। ठीक है, एकदम सिंपल, खाली फॉर्मूला को अच्छे से दिमाग में रखना है और उसमें जो जो टर्म इन्वॉल्व है उसको सही तरीके से यूज कर लेना है। डाइमेराइजेशन N का वैल्यू 2, बीटा का फॉर्मूला है 1 - I by 1 - 1 by N, 1 - I by 1 - 1 by N। ठीक है, N के जगह पे 2 पुट करेंगे, बीटा के जगह पे x लिखेंगे जैसा क्वेश्चन दिया है और छोटा मोटा कैलकुलेशन करेंगे तो I इज इक्वल टू 1 - x/2 आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। 49 में लिखा है अ मॉलिक्यूल M एसोसिएट इन अ गिवन सॉल्वेंट अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। देखो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एसोसिएट कर रहा है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एसोसिएट कर रहा है।
फॉर ए सर्टेन कंसंट्रेशन ऑफ M द वेंट ऑफ फैक्टर वाज फाउंड टू बी 0.9। आपका जो वेंट ऑफ फैक्टर है, आपका जो वेंट ऑफ फैक्टर है वो 0.9 है। जब कभी भी एसोसिएशन होगा ना, वेंट ऑफ फैक्टर 1 से छोटा आएगा। जब कभी भी एसोसिएशन होगा, वेंट ऑफ फैक्टर 1 से छोटा आएगा। जब कभी भी डिसोसिएशन होगा, वेंट ऑफ फैक्टर 1 से बड़ा आएगा। और जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट रहेगा तो वेंट ऑफ फैक्टर 1 आएगा। सही है ना, ये थ्योरी का बहुत फेमस चीज है। तो जैसे ही एसोसिएशन बोलता है, आप तैयार हो जाइए कि आई का वैल्यू 1 से कम होगा एसोसिएशन। अगर डिसोसिएशन बोला तो आई 1 से बड़ा होगा, और अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो आई 1 है। तो यहाँ 0.9 लिखा हुआ है। द फ्रैक्शन ऑफ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल वाज, फ्रैक्शन ऑफ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल कहने का मतलब जो बीटा है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, वो 0.2 दिया है, और आपसे एन का वैल्यू पूछा है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला का यूज करें ना, क्या हम लोग बीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस आई बाई 1 माइनस 1 बाई एन पढ़े हैं। तो 1 माइनस आई के जगह पे 0.9, 1 माइनस 1 बाई एन, बीटा के जगह पे 0.2 लिखिए, ऊपर में 0.1 बचा, और नीचे 1 माइनस 1 बाई एन बचा। ये हम लोगों का 0.1 और 0.2 का दोनों का डेसिमल कैंसिल हो गया मान लो। तो हमारे पास आ गया 2 इज इक्वल्स टू 1 बाई 1 माइनस 1 बाई एन। इसको लेफ्ट हैंड साइड में भेजो, देखो छोटा सा कैलकुलेशन है। 1 माइनस 1 बाई एन इज इक्वल्स टू 1 बाई 2। तो हमारे पास आ गया 1 माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 बाई एन। तो आपके n का वैल्यू हो गया, या 1 बाई एन एक लाइन और लिख ही देते, 1 बाई एन इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 आया, या n का वैल्यू 2 आ गया, n का वैल्यू आ गया 2। ठीक है, n का वैल्यू आ गया 2। क्लियर है? दैट इज, तो ये था डिग्री ऑफ एसोसिएशन पे बेस्ट आपके सामने कंसेप्ट। एकदम सिंपल, जैसे डिस्कशन बोला जा रहा वैसे करना है। कोई एक मॉलिक्यूल M था जो एसोसिएट किया, और वैसे केस में वेंट ऑफ फैक्टर 0.9 है। अगर वहां पे फ्रैक्शन ऑफ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल 0.2 है, इसका मतलब डिग्री ऑफ एसोसिएशन 0.2 है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन 0.2 है। तो आपको वहां से n निकालना है कि कितना मॉलिक्यूल एक साथ एसोसिएट कर रहा है। आप सारा डाटा तैयार कर लिए, आई का वैल्यू 0.9, बीटा का वैल्यू 0.2, एन का वैल्यू निकालना है। तो जो बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस आई बाई 1 माइनस 1 बाई एन पढ़े हैं, बीटा का वैल्यू, आई का वैल्यू पुट करके एन का वैल्यू निकाले, दैट कम्स टू बी 2। मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट कर रहा है, और दो मॉलिक्यूल एसोसिएट कर रहा है, तो आप इसको डाइमराइजेशन भी कह सकते हैं। डाइमर का फॉर्मेशन हो रहा है, डाइमर, डाइमराइजेशन, डाइमर का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है? बहुत सही।